अमेरिका और इजराइल की जंग जितनी हथियारों से लड़ी जा रही है उतनी ही ये वॉर नैरेटिव की भी है। आखिर इस जंग में कौन जीत रहा है, कौन आगे है, किसका ज्यादा नुकसान हो रहा है, यह अंदाजा लगाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ट्रंप और पीट हेग्सेट जैसे चेहरे आगे आकर जानकारी दे रहे हैं, तो ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मोर्चा संभाला है। अरागची के आक्रामक तेवरों ने ईरान के हमलों और नैरेटिव को अलग धार दी है। तो आज के न्यूज मेकर अरागची पर। हर जंग का एक चेहरा होता है। अब वो चेहरा सही था या गलत, इसका फैसला तो इतिहास करता है। लेकिन ईरान के सबसे बड़े चेहरे आयतुल्ला अली खामनेई अमेरिका इजराइल के हमलों के पहले ही दिन मारे गए। उसके बावजूद ईरान न घबराया न हड़बड़ाया, बल्कि वो नए सिरे से इस पूरी जंग के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उतर गया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी किसी जंग का एक बेहद अहम हथियार होता है और ईरान की तरफ से ये मोर्चा संभाल रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अरागची। आखिर अरागची हैं कौन, किस तरह से वो ईरान का पक्ष रख रहे हैं और पूरे युद्ध में उनके बयानों का मतलब क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। जंग को खींचने की रणनीति बना चुका है, डिप्लोमेसी की संभावना फिलहाल नहीं तलाश रहा, युद्ध और भड़कने से दूरी नहीं बना रहा, हॉर्मुज़ के जरिए आर्थिक मोर्चा भी खोल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव की जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। किसी भी युद्ध में कथानक बनाना ज़रूरी होता है, अपनी जनता को अपना साथ रखने के लिए, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और अपने शत्रुओं को आतंकित करने के लिए। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अरागची दोनों को ही सुधारवादी नेता माना जाता है। लेकिन 2025 में 12 दिन की जंग और 2026 की मौजूदा जंग के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। जिस ईरान के बारे में बाकी दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, अब वही ईरान पूरी दुनिया के केंद्र में आ गया है। अरागची के बयानों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। अरागची की बातों से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि ईरान आगे क्या कर सकता है और क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर हो सकता है जिसमें अमेरिका और इजराइल शामिल ना हो। ईरान जो कि कहा जाता है कि 10,000 ड्रोन्स का प्रति माह उत्पादन करने में सक्षम है, और वो इस बारे में अब इजराइल पर ही नहीं बल्कि खाड़ी के अरब देशों पर भी इसी तरह से वार कर रहा है। दोनों तरफ ये विश्वास जताया जा रहा है कि युद्ध वे ही जीतेंगे। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वो ट्रंप साहब के बयानबाजी से ये साफ जाहिर है कि वो किसी भी छोटी सी आंशिक विजय को अपना पूर्ण विजय दिखा सकते हैं और वापस ले सकते हैं। बाकी के मुल्क ईरान से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। External Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had 3 conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything. खर्ग का जो द्वीप है, खर्ग आइलैंड, जहाँ पर सारी ईरान की ऑयल पाइपलाइंस आती हैं और जो वहाँ बहुत बड़ा ऑयल टर्मिनल है, बहुत बड़ी जेट्टी एक है जहाँ पर बहुत बड़े क्रूड कैरियर्स होते हैं, तो उसको अब अमेरिका ने ठोका है। वहाँ की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, जो लोग IRGC के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो लोग थे जो उसको प्रोटेक्ट करते थे, उनको ख़त्म कर दिया। अमेरिका और इजराइल दोनों ही पूरी दुनिया की 2 बड़ी मिलिट्री ताकतें हैं, लेकिन ये ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इन देशों की इंटेलिजेंस से भी आती है। तो क्या इन देशों की इंटेलिजेंस ने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि इस युद्ध में क्या हो सकता है, या असल में ये जंग एक बॉक्सिंग मैच नहीं बल्कि शतरंज का मैच है जिसमें खिलाड़ी अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर आज कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिकन ऑयल कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता है। हम लोग भी
रशिया से खरीदते रहे हैं जब हमारा मूड आया और जब उनकी कीमतें अच्छी थी। अमेरिका से भी खरीद 40 देशों से हम तेल लेते हैं, लेकिन फ़ायदा हाई ऑयल प्राइसेस का अमेरिकन कंपनीज को ज़रूर होगा। हिजबुल्ला अभी भी उसमें शक्ति बहुत है, बहुत से लोग हैं उसके पास। इजराइल उसको ख़त्म किए बिना नहीं रुकेगा। एक फाइनल चीज़ कहता हूँ, लोग कहते हैं हमास था, हिजबुल्ला था और हूती। आपने ये नोटिस किया होगा कि हूती बिल्कुल खामोश बैठे हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और इनके साथ एशिया और अफ्रीका के कुछ देश हो सकते हैं। तीसरा धड़ा इन दोनों गुटों से आजाद ग्लोबल साउथ का हो सकता है, जिसमें भारत जैसे देशों की भूमिका बेहद अहम होगी। दुनिया में मौजूदा दौर को पॉली क्राइसिस कहा जा सकता है, यानी कि एक ही वक्त पर कई संकट एक साथ चल रहे हैं, जिसमें युद्ध, कारोबार, एआई और क्लाइमेट शामिल हैं। लेकिन इस मंथन से एक नई दुनिया भी बनती नजर आ रही है, खास तौर पर यूरोप के लिए, जो अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक अब तक रूस पर निर्भर था। और इस युद्ध के बाद जो सबसे अलग नज़र आएगा वो अमेरिका और ईरान शायद ना हो, बल्कि यूरोप होगा।